पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो टॉप लेवल के अमेरिकन पिट्ठू हैं, इनके बारे में मैंने चंद रोज़ पहले भी बात की थी कि इन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उनको हर दौर में बेतहाशा नुकसान पहुंचाया हुआ है। और अगर हालिया सालों को देखें तो दो बहुत बड़े डैमेजेस पाकिस्तान को इस अमरीकी लॉबी ने दिए हुए हैं। यानी दो ऐसे मंसूबे हैं जो कि अगर शुरू किए जाते तो अमेरिका यकीनी तौर पर नाराज होता, लेकिन उन मंसूबों की वजह से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है रीजन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। और उनमें से एक मंसूबा तो वो था जिसके बारे में मैंने चंद रोज़ पहले बात की थी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। नाउ अगर ये गैस पाइपलाइन बन जाती, जो कि तकरीबन 50% कंप्लीट हो चुकी है, ईरान की साइड से इसका तकरीबन यूँ समझे कि काम फिनिश हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। अगर पाकिस्तान के अंदर ये बन जाती तो यूँ समझे कि पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो बड़ा सस्ते में पूरी हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने गैस के जो ज़खायर हैं वो डाउन जा रहे हैं। पाकिस्तान को एनर्जी चाहिए, एनर्जी की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उनको बिजली नहीं मिल रही। कराची के अंदर जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है या साइट एरिया के अंदर जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, या नूरियाबाद के अंदर जो कराची के पास वहाँ पर सनतें लगी हुई हैं, इनको बिजली रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं मिल रही, जिस वजह से प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की वो कम है असल में। यानी फुल पोटेंशियल पे पाकिस्तान की सनतें नहीं चल पा रही बिजली की किल्लत की वजह से। और ऐसे में एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा ये हो सकता था कि अगर पाकिस्तान ईरान से गैस ले और उसका एक अलग मैकेनिज्म अगर बनाता पाकिस्तान, और उसकी जो शफाफियत है, यानी उससे जो बिजली बनती उस गैस के ज़रिए से, उसकी शफाफियत को अगर यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान इवन महंगी ही बेचता, ये वाला जो शोबा है ना पाकिस्तान का सनती शोबा, ये बड़ा फ़ायदा उससे उठा सकता था। अगर आप आम लोगों को ये वाली गैस नहीं भी बेचते तो सनती सेक्टर को इस गैस की वजह से बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान दे सकता था। लेकिन अमरीकी पिट्ठुओं की वजह से पाकिस्तान ने अपना ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो एक मंसूबा था वो गिव अप ही कर दिया कि माई बाप ना नाराज़ हो जाए। इससे भी बड़ा फैक्टर आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर फ़र्ज करें यही गैस ईरान की, ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, अगर इसी को ऊपर की तरफ इसको जो है वो ले जाया जाता चाइना तक, और अगर ईरानी गैस की सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते चाइना को हो रही होती, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है चाइना के लिए, क्या वो मजीद बढ़ती या नहीं बढ़ती? अगर यही ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में अगर चाइना भी इन्वॉल्व हो जाता और चाइना के जरिए वहां पर पाकिस्तान गैस बेचता अपनी, और उनको अगर पाकिस्तान चार्ज करता अपनी ज़मीन जो वो पाकिस्तान की यूज़ करते, यानी पाकिस्तानी ज़मीन के रास्ते अगर चाइना की गैस जाती तो पाकिस्तान उस पर टैक्स भी लगा सकता था, उनसे ड्यूटी भी कलेक्ट कर सकता था। इससे पाकिस्तान को जो मिलने वाली गैस थी, पाकिस्तानी सनतों को जो मिलने वाली गैस थी, अगर टोटल इस मंसूबे को देखा जाए तो उसकी कॉस्ट कम हो सकती थी, बिकॉज पाकिस्तान को चाइना का रेवेन्यू मिल रहा होता। लेकिन अगेन एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा अमरीकी लॉबीज़ की वजह से वहाँ पर रोक दिया गया। अब एक और ऐसा ही बड़ा मंसूबा जो कि पाकिस्तान शुरू कर सकता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया, और वो ये, सऊदी अरब भी बड़ी मिकदार में ऑयल चाइना को बेच रहा होता है। सऊदी अरब इज़ वन ऑफ द टॉप ऑयल सप्लायर्स फॉर चाइना। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर सऊदी रिफाइनरी लगा दी जाए, क्योंकि बैलेंस भी करना है ना, सऊदी को और ईरान को पाकिस्तान हमेशा बैलेंस कर रहा होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें ईरान की गैस की पाइपलाइन जा रही होती, तो सऊदी की ऑयल रिफाइनरी अगर पाकिस्तान के अंदर लगा दी जाए और वही सऊदी का रिफाइंड ऑयल पाइपलाइंस के ज़रिए पाकिस्तान के रास्ते चाइना तक जाता, ना सिर्फ पाकिस्तान को मिलता लेकिन चाइना तक भी अगर जाता, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस चाइना के लिए मजीद बढ़ सकती है। अलबत्ता इन मंसूबों पे दूर दूर तक कोई किसी को शायद पाकिस्तान के अंदर इदराक नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है और उससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से पता नहीं कोई सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के पास ये कार्ड है जिसको पाकिस्तान प्ले कर सकता है अगर अमरीकी पिट्ठुओं को लगाम डाली जाए तो, जो कि काफ़ी मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से तो एक कॉल आती है और गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के अंदर धपड़धूस हो जाती हैं। ये तासुर गया है दुनिया के अंदर पिछले दिनों में। इमरान खान ने जो कैंपेन चलाई है कि भाई वहाँ से डोनाल्ड लू ने एक साइफर भेजा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिर गई, तो मुझे बताएं कि दुनिया में इन्वेस्टर्स का क्या कॉन्फिडेंस रह गया होगा कि भाई यहाँ पर तो एक साइफर पे गवर्नमेंट गिर जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को। हर एक को अपना
रोल पता हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और कम से कम ये रेड लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी कि जहां पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट आते हैं वहां पर किसी और मुल्क की सुननी नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना चाहिए। आज भी इसहाक डार साहब ने मिनी बजट जो है वो अनाउंस किया है और उसके अंदर कोई 150 अरब डॉलर 170 अरब डॉलर के पता नहीं कितने के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, क्योंकि IMF ने उनको कहा हुआ है कि टैक्सेस लगाएंगे तो फिर पैसे देंगे। अब ये शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से एक, आज इमरान खान ने भी बात की ना कि ये कैंसर का इलाज डिस्पेंस से कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो पैसे मिलेंगे IMF के, ये पैसे थोड़े अरसे तक पाकिस्तान के चल सकते हैं, लेकिन फिर मजीद पाकिस्तान को जो है वो कर्जे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इनकम और पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान का महंगा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, पाकिस्तान की हुकूमत के बेतहाशा एक्सपेंसेस हैं, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में फ्री फंड में इंटरटेनमेंट के जो इदारे हैं, गोल्फ कोर्सेज हो गए, जिम खाने हो गए, वो चल रहे हैं फ्री फंड में। हज़ारों की तादाद में सरकारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि बीच शहर में मौजूद हैं, और उनको अगर रेंट आउट किया जाए तो हर महीने करोड़ों रुपए का वहां पर रेंट सिर्फ जनरेट हो सकता है। लेकिन वही बिल्डिंग्स चंद हजार रुपयों के एवज सियासतदानों ने अपने फ्रंटमैनों को और अपने जो उनके जो दोस्त अहबाब है उनको दिलवाए हुए हैं, या फिर असर और रसूख रखने वाले लोगों ने लिए हुए हैं। करोड़ों की तादाद में उनके रेंट है, लेकिन सरकारी खजाने में जमा होते हैं चंद हजार रुपए। ये भी हो रहा है। शहर के बीचों बीच जो ब्यूरोक्रेट हजरात हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज बनी हुई हैं, बेशतर तो ऑफिसेज ऐसी हैं बीचों बीच शहर के बनी हुई हैं जिनके अंदर खेती बाड़ी हो रही होती है। वुड यू बिलीव दैट? एग्रीकल्चरल लैंड बीच शहर में असल में वो ऑफिस होता है किसी DCCC साहब का, और उसके अंदर जनाब वो खेत खलियान खिले हुए हैं और उसके लिए बाकायदा गार्डनर्स रखे हुए हैं, वो वहाँ पर खेती बाड़ी भी करते हुए आपको नज़र आते हैं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने जो है वो चौकीदार, क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ी है ना, तो चौकीदार बहुत सारे वहाँ पर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियंस बहुत सारे रखे हुए हैं। लार्ड साहब एक बैठता है अपने 4-5 अपने जो असिस्टेंट्स हैं उनके साथ, लेकिन खर्चा आप देखें बेपनाह वहाँ पर इस तरह की ऑफिस के ऊपर किया जाता है। लाखों नहीं भी तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ फिर रही होती है, और उन गाड़ियों के अंदर फिर सरकार रोजाना फ्यूल भी दे रही होती है। लाखों लीटर का फ्यूल पाकिस्तान के अंदर यूं ही मुफ्त में बांटा जा रहा होता है। लार्ड साहब को जब अपॉइंट किया जाता है तो लार्ड साहब को ही नहीं, लार्ड साहब के बीवी बच्चों को भी फ्री का फ्यूल मिलेगा, टैक्स पेयर्स भरेंगे पैसे उसके। और इसके अलावा जनाब, जब भी आप किसी सड़क पे निकले, अगर आप पाकिस्तान से ये शो देख रहे हैं, सिर्फ आप काउंट करिएगा कि आपको किसी सड़क पे कितनी सरकारी गाड़ियां नजर आती हैं। यकीनन आपको हर सड़क पे कोई ना कोई सरकारी गाड़ी नजर आ जाएगी पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करती हुई। और ये यहाँ पर बस नहीं होता, हर साल लार्ड साहब को नई गाड़ी चाहिए, लेकिन फिर अयाशी ऐसी होती है कि किसी बड़े से बड़े मुल्क में आपको इस तरह की ब्यूरोक्रेसी नजर नहीं आएगी जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेगी। जिस बंदे की JD में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब रिक्वायरमेंट में गाड़ी नहीं भी होती, उसको भी दी हुई होती है, उसको भी दी हुई होती है। एक 17 ग्रेड का कमिश्नर जाता है प्राइजेस चेक करने के लिए, कभी वो इतना बुद्धिमान बन जाता है कि दवा की क्वालिटी और प्राइस चेक कर रहा होता है, दूसरे दिन सेम बंदा आपको फर्टिलाइजर चेक करता हुआ नजर आता है, तीसरे दिन सेम बंदा आपको डबल रोटी चेक करता हुआ नजर आता है, एज इफ इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं कि इनको हर कमोडिटी का पता होता है और हर कमोडिटी को ये वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ही फंडामेंटल लेवल पर जो है वो बिगड़ा हुआ है। अच्छा, ये जब प्राइसेस चेक करने जाते हैं तो पता है कैसे जाते हैं? गाड़ी लेकर जाते हैं सरकार की, पीछे 4-6 गाड़ियां और होती हैं, उनके अंदर पुलिस 6-7 पुलिस वाले और होते हैं, और साथ में 2-3 और सरकारी इनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो होते हैं। अब एक ऐसा काम प्राइसेस चेक करने वाला, जो कि एक बाइक पे सरकार का नुमाइंदा जाके प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट्स का, वो वहां पर ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकता है सिविल ड्रेस में एनोनिमस बन के, जैसे दुनिया में हो जाए, जैसे दुबई में होता है, वो वहां पर जाकर छापे लगा सकता है, चेक कर सकता है कि कौन सा दुकानदार सरकारी रेट पे दे रहा है या नहीं दे रहा। वही काम 17 बंदे मिलकर कर रहे होते हैं वहां पर। दुनिया भर में यह होता है कि सीक्रेटली ये चीजें चेक की जाती है, यानी एक नुमाइंदा जाता है, वो वहां पर छापे मारता है कस्टमर बन के, और इंश्योर करवाता है कि ये सही रेट पे सेल हो रही है या नहीं हो रही है। और इससे दुकानदारों में डर भी लगा रहता है कि क्या मालूम किसी कस्टमर के भेस में प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का बंदा पहुंच जाए। तो इसीलिए वो जो मॉडल्स होते हैं वो चीप भी होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा जा रहा होता है और अपनी किसी मोटरसाइकिल पे या किसी छोटी सी सवारी पे जा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लार्ड साहब को देखकर दुकानदार वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं, लार्ड साहब आ गए भाई सरकारी रेट लगा दो। तो ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हाल है।
एक बहुत बड़ा जिन जो है पाकिस्तान अपने कांधों पे लेकर असल में दौड़ रहा है, और वो असल में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इतनी भारी भरकम जो हुकूमती अखराजात हैं और इतनी भारी भरकम जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी, वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। फिर आप हर सेक्टर में देखें, बिजली का सेक्टर अगर आप देखेंगे तो जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, उससे तकरीबन आधे से भी कम रिकवरी है। बाकी लाइन लॉसेज और बिजली की चोरी उसके अंदर चले जाते हैं, और ये इतनी ज्यादा होती है कि पाकिस्तान के डिफेंस जो बजट होता है ना, उससे भी ज्यादा लाइन लॉसेस पाकिस्तान के कभी कभी बढ़ जाते हैं। गर्दिशी कर्जा ये उसको बोल रहे होते हैं, और इसको रोका इसलिए नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल्स जो होते हैं ना, उनकी फैक्ट्रियां चल रही होती है चोरी की बिजली पे, चोरी की बिजली पे फैक्ट्रियां चल रही होती हैं। तो वहां पर भी रिफॉर्म्स जो है वो बहुत सालों से ड्यू हैं, लेकिन पाकिस्तान कर नहीं रहा। लेकिन अब मेरे ख्याल से इमरान खान ने भी बात की आज कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं हो सकता। एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए, उसके बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है ना, जो आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी, मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान की होगी, उसके अंदर पाकिस्तान एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा है।